अस्सलाम वालेकुम। प्यारे बच्चों, लास्ट पीरियड में सर्कुलेशन दौरान खून इस चैप्टर को हमने शुरू किया था और सर्कुलेशन में हमने देखा था कि दौरान खून या सर्कुलेशन किसे कहते हैं। जो मुख्तलिफ़ हैवानात है उन मुख्तलिफ़ हैवानात में दौरान खून की जो निज़ाम है वो दौरान खून की जो निज़ाम उसे किस तरह से दो हिस्सों में तकसीम किया गया है। एक को हमने क्लोज सिस्टम यानी दौरान खून का बंद निज़ाम और दूसरे को ओपन सिस्टम दौरान खून का खुला निज़ाम ऐसा कहा था। दौरान खून के खुले निज़ाम में हमने देखे थे कि अदना हैवानात में ये पाया जाता है, जैसे अर्थ्रोपोडा यानी इंसेक्टा क्लास कीड़े मकोड़ों के अंदर काकरोच उसके एग्जाम्पल मैंने कहा था। और वहाँ जो दौरान खून होता है वो किस तरह मुकम्मल तौर पर नालियों से नहीं होता और वो बंद निज़ाम के बनस्बत कैसा ज़्यादा यानी इफ़ेक्टिव नहीं होता या कैसे कमज़ोर होता है, ये सारी चीज़ें हमने देखे थे। बंद निज़ाम में हमने देखे थे कि उसकी दो टाइप्स होगी, एक सिंगल एकीरा और दूसरा डबल यानी दोहरा निज़ाम। सिंगल निज़ाम में हमने देखे थे कि ब्लड हार्ट को आता है और बाद में गिल्स या गलफड़ों की तरफ जाने के बाद उसे ऑक्सीजनी खून में तब्दील किया जाता है और वो जिस्म को पहुंचाया जाता है और जिसमें से गैर ऑक्सीजनी खून को हार्ट तक लाया जाता है। डबल निज़ाम ने हमने देखे थे कि उसमें दो तरह के दौरानी खून के निज़ाम चलते हैं, एक इंसानी हार्ट से दिल से लंग्स तक ले जाने वाला खून का एक निज़ाम जिसको पल्मोनरी सर्कुलेशन कहा था, और दूसरा हार्ट से इंसानी जिस्म तक ले जाने वाला और वापस उसको लाने वाला। तो इस तरह से वहाँ अपने डिटेल में उसको देखे थे। अभी इस लेक्चर में हम शुरू करेंगे ब्लड सर्कुलेशन इन ह्यूमन या इंसान में दौरान खून। इंसान में दौरान खून इस टॉपिक में हमको जो पढ़ना है उसमें ब्लड यानी खून, उसके मुख्तलिफ़ अज्ज़ा, जहाँ आज हम उसको पढ़ेंगे इंशाअल्लाह ताला। ब्लड कोयागुलेशन, खून का इंजज़ाब, उसके बाद में हार्ट, इंसानी दिल की साख, उसमें अंदरूनी साख, उसमें बैरूनी साख, वर्किंग ऑफ हार्ट, दिल के काम करने का तरीका, कार्डियक साइकिल, एक दिल का दौर, ये तमाम चीज़ें उसके अंदर पढ़ेंगे। उसके बाद ब्लड वेसल्स है यानी दौरानी खून के निज़ाम में जो खून की नालियाँ काम करती है, आर्टरी है, वेन है, वरीद और शरियान जिसे हम कहते हैं शरियान और वरीद, तो उसका स्ट्रक्चर, उसकी साख, और आखिरी हिस्से में इससे रिलेटेड कुछ डिसऑर्डर्स। तो ये सारी चीज़ें यहाँ हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ते रहेंगे। उससे पहले यानी आज के लेक्चर में हम इसको मुकम्मल तौर पर पढ़ने की कोशिश करेंगे। पहले ब्लड जो है या खून, इससे रिलेटेड कुछ बातें आपको याद रखना है। सबसे पहले हमको ये बात पता है कि ये ब्लड जो है ये सुर्ख रंग का होता है, रेड कलर का होता है। क्या वजह है उसकी, ये याद रखिए, क्योंकि उसमें खून में यानी खून के जो आरबीसी से आगे डिटेल अपन उसको पढ़ेंगे, खून के सुर्ख ज़र्रात जिन्हें कहते हैं, इसमें हीमोग्लोबिन होता है और ये हीमोग्लोबिन पाए जाने से जिसका कलर या रंग सुर्ख है, इसीलिए ये सुर्ख नज़र आता है। तो यहाँ इसका जो रंग है ये सुर्ख है। दूसरी एक चीज़ याद रखिए, इसमें इसके यानी खून के बारे में जो हयातियात की साख मुतालिया करती है उसको हेमाटोलॉजी ऐसा कहा जाता है। यानी खून और उसके अज्जा, इसके बारे में मालूमात हासिल करना उसको हेमाटोलॉजी कहेंगे, या हयातियात की वो शाख जिसमें खून के बारे में मालूमात हासिल की जाती है उसका मुतालिया किया जाता है, तो इसको हम हेमाटोलॉजी कहेंगे। इन जनरल इंसानों के जिस्म में जो खून पाया जाता है उसकी जो मिकदार है वो तकरीबन 4 to 6 लीटर एडल्ट में यानी बड़े इंसानों में पाई जाती है। वैसे इन जनरल ये बॉडी वेट के नियर अबाउट 10% ऐसा कहा जा सकता है, लेकिन ये एडल्ट के अंदर पाई जाने वाली मिकदार है जिसमें उसकी 4 से 6 लीटर ये मिकदार पाई जाती है। खून जो है ये स्लाइटली अल्कलाइन यानी असासी होता है, क्योंकि
उसका जो pH है ये 7.4 है। याद रखिए इसको, कभी पूछा जाता है इसको। हमको पता है कि जब हम किसी लिक्विड का, किसी माया का pH काउंट करते हैं तो हमको पता है कि यहाँ 7 है, 7 के पहले ये 1 to 7 ये pH पेपर पे जो रहेगी नंबर, अरे 7 से लेकर ये 14 नंबर, तो एग्जैक्ट 7 अगर है किसी का तो हम इसको न्यूट्रल कहते हैं, मोतदिल कहा जाएगा। और 1 to 7 अगर है तो इसको एसिडिक कहा जाएगा, तेज़ा भी कहा जाएगा। और यहाँ से इधर है तो इसको बेस या अल्कलाइन कहा जाएगा, बेसिक कहा जाएगा, या इसको असासी कहा जाएगा। लेकिन जब हम मैथमेटिकल कैलकुलेशन के एतबार से देखते हैं तो समझ लीजिए 6.5 to 7.5 इसके दरमियान न्यूट्रल हम कह सकते हैं, इसके पहले वाले को एसिडिक कह सकते हैं, इसके बाद वाले को बेसिक कह सकते हैं। लेकिन ये नियर अबाउट 7.5 के है, यानी अल्कलाइन के करीब, हल्का सा अल्कलाइन इसे हम कह सकते हैं। तो यहाँ याद रखिए इसका जो pH है वो 7.4 है, और 7.4 होने से ये अल्कलाइन है, यानी 7.5 के करीब, यानी 7.5 से हम कह सकते हैं तकरीबन। तो पहली बात हेमाटोलॉजी किसे कहते हैं याद रखिए। इसका रेड कलर रंग सुर्ख क्यों है, इसे याद रखिए। एक बड़े इंसान में इसकी मिकदार कितनी होती है, इसका pH कितना होता है, ये याद रखिए। उसके बाद जो खून है, ये खून इसकी जो ओरिजिन है, इब्तिदा जिसे कहते हैं, या ये जो बनता है ये मीजोडर्म से बनता है। ये क्या चीज़ें समझ लीजिए। इसको भी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। जब इंसान का नशोनुमा होता है, यानी उसके जगते का नशोनुमा, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हम जिसे कहते हैं, उसके वालिदा के रहम में जब बच्चे का नशोनुमा होगा, फीटस जिसे हम कहते हैं, उस नशोनुमा की जो कुछ मुख्तलिफ मरहले है, कुछ मुख्तलिफ स्टेजेस है। शुरू में जब मेल एंड फीमेल गैमेट, नर और मादा जवाज़ा, जिसको स्पर्म और ओहम, नर जवाज़ा और बैज़ा कहेंगे, उनका मिलाप होता है। उसके बाद जो उसकी इब्तदाई हालत होती है एक खलिए वाली, इसको जैसे नबातात में हमने उसको ज़ायगोट कहा था, यहाँ पर भी ज़ायगोट कहा जाएगा, जो 2n होता है। फिर ये ज़ायगोट में मसावी खलवी तकसीम का अमल होगा। और इसकी जो पहली स्टेज, पहली जो हालत है, इसको डिटेल में हम एक चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। उसमें रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग, इंसानों में अमल तौलीद वाला हिस्सा है, उसमें डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, जगते की या जुनैन की नशोनुमा, उसमें उसको डिटेल हम पढ़ेंगे। यहाँ सिर्फ मुख्तसरन ये मेसोडर्म क्या चीज़ है याद रखने के लिए आपको यहाँ पढ़ना है। तो ज़ायगोट जो है, ये ज़ायगोट फिर मसावी खलवी तकसीम करके 16 से 32, 16 to 32 सेल्स की हालत इख्तियार करता है, तैयार होती है। उसमें वो कैसी होती है वहाँ डिटेल हम देखेंगे। उसको मोरूला कहते हैं, सिर्फ ये नाम याद रखिए, यहाँ डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। फिर खलवी तकसीम का अमल जारी रहता है, खलियात की तादाद बढ़ती है। ये खलियात किसी एक जानिब आ जाते हैं और वहाँ पर उस जगते के अंदर, उस एम्ब्रियो के अंदर एक खला पैदा हो जाती है और उसे गैस्ट्रोसियल, और उस अमल को गैस्ट्रुला फॉर्मेशन या गैस्ट्रुला की तैयारी कहा जाता है। मोरूला के बाद गैस्ट्रुला तैयार हुआ, उसके बाद खलवी तकसीम का अमल जारी रहता है, खलियात बनते रहते हैं। और फिर ये जो खलियात है, जो खलियात का एक बहुत बड़ा ग्रुप तैयार होता है, वो खलियात का ग्रुप 3 तह में तकसीम हो जाता है। उसकी 3 तह तैयार होती है। एक बाहर वाली तह, उसको एक्टोडर्म कहते हैं, दरमियान वाली तह उसको मेसोडर्म कहते हैं, और अंदर वाली तह उसको एंडोडर्म कहते हैं। तो ये 3 तह, इन 3 लेयर्स को जर्म लेयर कहा जाता है। जर्मिनेशन यानी उपजना, किसी चीज़ का पैदा करना, किसी चीज़ को तैयार करना। तो वैसे ही ये जो 3 तह है, ये जगते की, जुनैन की, ये 3 तह इंसान के जिस्म के मुख्तलिफ निज़ाम, मुख्तलिफ अज़ा को तैयार करती है। उसमें जैसे एक्टोडर्म हमारे स्किन वगैरह को तैयार करेंगे, वो उस चैप्टर में अपन उसको डिटेल में देखेंगे। तो वैसा ये जो मेसोडर्म है, यानी ये दरमियानी तह है, ये मेसोडर्म इस खून को बनाती है। तो याद रखना है ये मेसोडर्म का ताल्लुक किससे है। तो मेसोडर्म के ज़रिए इस खून को तैयार किया जाता है। इतनी सारी चीज़ें भी अगर याद रखते हैं हम, ये ब्लड से रिलेटेड, तो काफ़ी है। इसमें और एक चीज़ याद रखिए कि ब्लड में 2 इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, एक प्लाज्मा है, दूसरा ब्लड सेल्स या ब्लड एलिमेंट्स है। इसमें प्लाज्मा नियर अबाउट 55% और ब्लड सेल्स नियर अबाउट 44 to 45%। ओके, तो
तो ये जो प्लाज्मा है ये लिक्विड की शक्ल में, माए की शक्ल में है, और ये जो है ये सेल खलियात या ज़र्रात की शक्ल में है। तो खून से रिलेटेड इतनी सारी चीज़ें याद रखें तो चलेगा, काफ़ी हो जाएगा। हेमेटोलॉजी किसे कहते हैं, ये मेजोरन से बना है, इसका पीएच कितना है, ये एक एडल्ट में, एक मुकम्मल नशोनुमा पाए जाने वाले इंसान में कितने लीटर्स पाया जाता है। उसके बाद में इसकी दो हिस्से हैं, एक प्लाज्मा और दूसरा ब्लड सेल्स। प्लाज्मा 55% होगा और ब्लड सेल्स 45% होंगे। चलिए उसके बाद देखते हैं हम प्लाज्मा को, यानी यहाँ हमने देखिए पहले ब्लड किसे कहते हैं, ब्लड कंपोनेंट्स में प्लाज्मा, इसे हम देखते हैं डिटेल में। तो पहले हमको याद रखना है कि जो प्लाज्मा मतलब खून में मौजूद जो लिक्विड है, जो माया है, उसे हम प्लाज्मा कहेंगे। बहुत सिंपल सी चीज़ है, जैसे ब्लड का जो पीएच है वैसे ही इसका भी पीएच नियर अबाउट 7.4 होगा और ये स्लाइटली अल्कलाइन होगा। प्लाज्मा स्ट्रॉ कलर का होगा, नियर अबाउट 55% है। अभी मैंने यहाँ आपको कहा हूँ कि ये जो प्लाज्मा है ये 55% होगा। प्लाज्मा को जो वर्क है, बहुत सारे ग़िज़ाई ज़र्रात हैं उनको पहुँचाना है, स्पेशली खून के पीएच को मेंटेन करना है। तो इस प्लाज्मा में और कौन से यानी कि किस तरह के कीमिया मादे, कौन से चीज़ें, कौन से कंपोनेंट इसमें पाए जाते हैं, इसे याद रखिए। सबसे पहले प्लाज्मा में जो है तो बड़ी मिकदार में पानी पाया जाता है, यानी पहला इसमें जो कंपोनेंट है वो है वाटर, जो नियर अबाउट 90% है, यानी 90% इसके अंदर पानी पाया जाता है प्लाज्मा के अंदर। दूसरा, बड़ी मिकदार में इसमें जो दूसरी चीज़ है, सेकंड कंपोनेंट है, वो है प्रोटीन, और ये नियर अबाउट 7 to 8%, यानी टोटल प्लाज्मा के 90% वाटर हो गया, 7 to 8% तकरीबन प्रोटीन हो गया। उसके बाद थर्ड जो चीज़ इसके अंदर आती है वो है इनऑर्गेनिक सॉल्ट। ये इनऑर्गेनिक सॉल्ट जो है, तो ये इनऑर्गेनिक सॉल्ट तकरीबन 1% हो गया। और ये इनऑर्गेनिक सॉल्ट जो है, इनऑर्गेनिक सॉल्ट में जो जो चीज़ें पाई जाती है आगे अपन उसको डिटेल देखते हैं। उसके बाद बाकी की जो चीज़ें हैं, अदर्स कहेंगे इसको अपन, इसमें ये नियर अबाउट 1%, 1 to 2% पाए जाएंगे। इस तरह से ये 90% वाटर है, 7 to 8% जो है इसमें प्रोटीन है, 1% इनऑर्गेनिक और 1% 1 to 2% अदर, या बाकी की चीज़ें है। ये अदर्स में जो है, ये अदर्स के अंदर जो है तो क्या क्या पाया जाता है, इसमें फूड है, ग़िज़ाई ज़र्रात इसके अंदर पाए जाते हैं। इसके अंदर फूड के अलावा मुख्तलिफ गैसेस है, डिज़ोल्व गैसेस कहते हैं इसको, कौन सी अपन उसको डिटेल में देखेंगे। इसके बाद में इसमें वेस्ट मटेरियल्स है, बेकार मादे हैं जो जिसमें से बाहर खारिज किए जाते हैं। कुछ रेगुलेटर्स हैं जैसे महरेका वगैरह। इन रेगुलेटर के अलावा एंटीकोयागुलेंट, यानी खून के इंजज़ाब को रोकने वाले, कोलेस्ट्रॉल वगैरह चीज़ें इसके अंदर पाई जाती है। तो यहाँ हमने देखे कि वाटर यहाँ 90%, प्रोटीन 7 to 8%। इस प्रोटीन में जो प्लाज्मा में पाए जाने वाले जो प्रोटीन है, इसमें ये सारी चीज़ें नोट डाउन कर लीजिए। एल्ब्यूमिन होगा इसमें ग्लोबिन होगा, इसमें प्रोथ्रोम्बिन होगा, इसमें फाइब्रोजन होगा। ये ख़ास तौर से या स्पेशली ये प्रोटीन इसके अंदर पाए जाते हैं, इनको आपको याद रखना होगा। इनऑर्गेनिक साल्ट में सोडियम होगा, क्लोराइड होगा, इस तरह के
बहुत सारे ये गैर नामियाती मादे इसके अंदर मौजूद होते हैं। फूड मटेरियल में अगर हम देखते हैं इसको, ये फूड मटेरियल में कार्बोहाइड्रेट होगा, निशास्ता जिसे हम कहते हैं, अमाइनो एसिड जो प्रोटीन की इकाई है, फैटी एसिड्स चर्बी की इकाई है। इस तरह से बहुत सारे ये ग़िज़ाई अज्जा इसके अंदर मौजूद हो गए। गैसेस में ख़ास तौर से स्पेशली हमको पता है हमारे तनफ़ुज़ में इस्तेमाल होने वाली गैसेस ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन है। ये गैसेस डिज़ॉल्व पाई जाती है, यानी उसके अंदर हल पजीर पाई जाती है। वेस्ट मटेरियल में जो बेकार मादे तैयार होते हैं उसमें स्पेशली यूरिया होगा, यूरिक एसिड होगा, क्रेटेनाइन होगा। ये बेकार मादे इस प्लाज्मा के अंदर मौजूद हो गया। रेगुलेटर्स में यानी कीमियाई मुरक्कबात को करवाने वाले जो केमिकल्स होते हैं, कीमिया मादे होते हैं, उन्हें रेगुलेटर्स कहा जाता है। इसमें स्पेशली हार्मोन्स, महरिकाब, एंजाइम्स, खामरे, इनके अलावा यानी रेगुलेटर्स के अंदर एंजाइम्स हो गए, उसके बाद में मुख्तलिफ हार्मोन्स इसमें रहेंगे और कुछ मिक़दार में जैसे हमको पता है जो विटामिन्स पाए जाते हैं बॉडी के अंदर वो ये एज ए रेगुलेटर का काम करते हैं। तो मतलब ये तीन हार्मोन्स, एंजाइम्स और विटामिन्स, हयातीन जिसे कहते हैं, एंजाइम्स, खामरे, हार्मोन्स, महरिकाब, इन सबको रेगुलेटर्स कहा जाएगा। एंटीकोयागुलेंट ये जो है यहाँ पर ये हेपेरिन होगा, मतलब ये खून के इंजज़ाब को रोकने का काम करेगा, जिसकी वजह से या खून का पतला यानी गाढ़ेपन को रोकेगा, खून को पतला रखेगा, जिससे खून का दौर आसानी से यहाँ पर बढ़ेगा। इसके अलावा कोलेस्ट्रॉल पाया जाएगा, ग़िज़ाई ज़रात में ट्राइग्लिसरॉल वगैरह ये भी उसके अंदर ग़िज़ाई ज़रात में मौजूद हो गए। तो इस तरह से ये प्लाज्मा, इसके ताल्लुक़ से तमाम चीज़ें आपको याद रखना है। देखिए प्लाज्मा अगर पूछा जाता है तो इसमें हमको क्या याद रखना है? सबसे पहले याद रखना है कि 55% होगा पूरे टोटल ब्लड के, पूरा जो खून होगा उसके 55% होगा। फिर इसका पीएच नियर अबाउट, मतलब उसका जो खून का पीएच है उतना, यानी अल्कलाइन होगा, स्ट्रॉ कलर का होगा, और इसमें जो मुख्तलिफ़ कीमिया पाए जाएंगे ये मुख्तलिफ़ कीमिया मादे इस तरह से होंगे। इसमें वाटर 90%, प्रोटीन 7 to 8%, इनऑर्गेनिक सॉल्ट 1% और बाकी की चीज़ें हैं 1 से 2%। यहाँ बाकी की चीज़ों में तमाम चीज़ों को लिख लेना है। ग़िज़ाई ज़रात हो गए, उसमें मुख्तलिफ़ गैसेस होगी, बेकार मादे हो गए, रेगुलेटर्स हो गए, एंटीकोयागुलेंट जो खून के इंजज़ाब को रोकते हैं, कोलेस्ट्रॉल, ये सब चीज़ें जो है इस प्लाज्मा के अंदर पाई जाएंगी। यानी प्लाज्मा अगर पूछा जाए तो हमको ये सब याद रखना होगा। इसको नोट डाउन आप कर लीजिए आपके पास, और इसकी नोट्स भी साथ ही साथ बना लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ आती है, ये है ब्लड सेल्स या ब्लड एलिमेंट्स। अभी मैंने कहा आपको कि प्लाज्मा 55% है और ये 45%, जिसमें ये तीन चीज़ें होगी, आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज और ब्लड प्लेटलेट्स। तो हम एक के बाद एक इसको मुकम्मल तौर पर देखेंगे। खून के जो सुर्ख ज़र्रात है आरबीसीज, इसके बारे में कुछ चीज़ें याद रखिए। सबसे पहली बात, ये इसको नोट डाउन कर लेना आप लोगों ने, इंसान के जिस्म में जो आरबीसीज है उसके ताल्लुक़ से कुछ बातें आपको याद रखना होगी। ये आरबीसीज, उसकी जो शक्ल है वो दायरी होगी, यानी सर्कुलर होगी वो, ठीक है। याद रखना है आपको कि इंसान के जिस्म में जो आरबीसीज है वो सर्कुलर होगी। नेक्स्ट, इसमें मरकज़ नहीं होगा, नॉन या अन्यूक्लिएटेड कहेंगे उसको। यानी हमको ये बात पता है कि अगर कोई सेल हो, जैसे ये भी सेल है, तो इस खलिए के अंदर जो है तो एक मरकज़ होता है, इसके अतराफ ये खलिए माया होगा, इसके ऊपर ये खलवी झिल्ली होगी, इस तरह का इसका स्ट्रक्चर होगा जो अपने कहीं पढ़े है इसको। तो आरबीसीज में मरकज़ नहीं होगा, लेकिन कुछ मैमल्स इस तरह के जैसे कैमल है, लैमा है, इनमें आरबीसीज में मरकज़ पाया जाता है। कभी कभी इसको ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, नीट में पूछा जाता है, याद रखिए। तो आरबीसीज में मरकज़ नहीं होगा। तीसरी चीज़, ये
बाय कॉन्केव। आपको पता होगा, आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, कॉन्केव और कॉन्वेक्स जो दो किस्म के, दो तरह के जो आईने हैं, जिसको मुहद्दिब और मीकर कहा जाता है। कॉन्केव यानी मीकर, जो अंदर की जानिब मुड़े हुए हो, दोनों जानिब से। तो ये दोनों जानिब से यानी अंदर की जानिब मुड़े हुए, क्या इसका फ़ायदा होगा, क्यों ऐसा है? जैसे ये अगर दायरे कोई चीज़ है और इसका ये एक सतह है, इसके पीछे वाली एक सतह है, जैसे इसको अगर ऐसी डायग्राम हम बनाते हैं तो बहुत आसानी से आपको समझ जाएंगे। ये वाली सतह है, ये इसे अंदर की जानिब, ये दूसरी वाली सतह, ये भी अंदर की जानिब ऐसी मुड़ी हुई है। मतलब ये जो पूरा दायरा है, ये ऐसा ऐसा अंदर की जानिब, ये दूसरा अंदर की जानिब, यानी दोनों भी जानिब से ये अंदर की जानिब दबीज़ है। उससे क्या हुआ, अगर ये इस तरह से होती और ये इस तरह से है, तो दोनों में ये फ़र्क हो गया कि यहाँ इसका जो रकबा है, ये रकबा बढ़ गया, इसका इजाफा हो गया, जिससे इसकी जो यानी हीमोग्लोबिन वगैरह इसमें जो पाया जाता है उसकी कैपेसिटी बढ़ेगी, उसमें हीमोग्लोबिन ज़्यादा मिकदार में पाया जाएगा, और ज़्यादा मिकदार में हीमोग्लोबिन पाया जाएगा, तब इसका एक मेन फंक्शन जो है वो ऑक्सीजन को जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों तक पहुँचाना, जिस पर हमारे जिस्म के सारे अफ़ाल, सारे अमल का दारोमदार है, तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा वो पहुँचा सकेगा। वो आगे अपन देखेंगे जी इसके अफ़ाल के अंदर। अभी यहाँ से ये याद रखिए कि सबसे पहले ये सर्कुलर होते हैं, दायरी होते हैं, नॉन न्यूक्लिएटेड, इसमें मरकज़ा नहीं है। फिर देखिए अपन इसको बाय कॉन्केव है, ये एक चीज़ इसके अंदर आपको याद रखना है कि बाय कॉन्केव है, न्यूक्लिएटेड नहीं है। उसके बाद इसकी जो तादाद है ये मेल एंड फीमेल में अलग अलग है, मर्दों के अंदर और औरतों के अंदर इसकी जो तादाद है, मर्दों में ये तकरीबन 5.1 to 5.8 मिलियन पर क्यूबिक मिलीमीटर mm³ पाई जाएगी, और औरतों में ये 4.3 to 5.2 मिलियन पर क्यूबिक मिलीमीटर होगी। इसको भी नोट डाउन कर लीजिए, यानी मर्दों में इसकी तादाद ज़्यादा है 5.1 to 5.8 मिलियन पर क्यूबिक मिलीमीटर, और औरतों में जो है तो ये 4.3 to 5.2 मिलियन पर क्यूबिक मिलीमीटर। उसके बाद में इसका जो लाइफ स्पैन है, इसकी जो ज़िंदगी है आरबीसीज की, वो नियर अबाउट 120 डेज़, 120 दिन इसकी लाइफ है। मतलब क्या है कि 120 डेज़ में ये जो पुराने आरबीसीज ये ख़त्म हो जाएंगे, फिर नए आरबीसीज बनेंगे। जो नए जो आरबीसीज बनते हैं तो उस अमल को ये भी नोट डाउन कर लीजिए, एरेथ्रोपायोसिस, इसको कहा जाएगा एरेथ्रोपायोसिस। बहुत बार इसको ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, क्योंकि ये जो आरबीसीज है इनको एरेथ्रोसाइट्स कहते हैं। याद रखिए एग्ज़ाम में ये वर्ड्स पूछा जाएगा, एरेथ्रोसाइट, साइट यानी खलिया। तो एरेथ्रोपायोसिस उसे कहा जाएगा, यानी वो अमल होगा जिसमें आरबीसीज की तैयारी होगी, यानी आरबीसीज की तैयारी के अमल को हम एरेथ्रोपायोसिस कहेंगे। याद रखिए ये आरबीसीज कहाँ बनते हैं, याद रखना है। आरबीसीज जो है तो ये रेड बोन मैरो, यानी हड्डियों का सुर्ख जो गूदा होता है उसके अंदर, रेड बोन मैरो के अंदर बनते हैं। लेकिन बच्चों में जो फीटस होता है, मतलब जो नशोनुमा पाते वालिदा के रहम में वो बच्चे, उनके अंदर वो लिवर यानी जिगर और स्प्लीन, जिसको अपन आम जुबान में तिल्ली कहते हैं, ये स्प्लीन और ये लिवर, ये दो जगह बनते हैं। याद रखिए इसको भी बहुत बार पूछा जाता है कि फीटस के अंदर, मतलब जो नशोनुमा पाने वाला जो बच्चा है उसके अंदर आरबीसीज कहाँ तैयार होते हैं, तो याद रखना है लिवर और स्प्लीन में। और जो एडल्ट होते हैं, जो बड़े होते हैं, उनमें रेड बोन मैरो में तैयार होते हैं। अभी मैंने आपको कहा कि इसकी लाइफ 120 डेज़ है, 120 दिन है। तो ये 120 दिन के बाद जब ये आरबीसीज डेड हो जाते हैं, जब इसका खात्मा हो जाता है, तो ये आरबीसीज के खात्मे के बाद इन्हें जो डिस्ट्रॉय किया जाता है वो लिवर के अंदर किया जाता है। तो याद रखिए लिवर में उसका खात्मा होता है, लेकिन फीटस में इसकी तैयारी लिवर में होती है, और साथ ही साथ जो है तो ये इसकी जो तैयारी है वो स्प्लीन में होती है, ये फीटस के अंदर। उसके बाद में इसका जो अगर आरबीसीज की तादाद बढ़ जाए तो उसे एरेथ्रोपेनिया
ऐसा कहा जाएगा, सॉरी, अगर इसकी तादाद आरबीसीज की जो तादाद है अगर वो कम हो जाए तब उसे एरिथ्रोपेनिया कहा जाएगा, और अगर इसकी तादाद बढ़ जाए तो पॉलीएरिथ्रोपेनिया, पॉलीएरिथ्रोमिया ऐसा कहा जाएगा, पॉलीएरिथ्रोसाइज कहा जाएगा। ये 3 टर्म्स याद रखिए। एरिथ्रोपाइसिस के तैयारी के अमल को, इसकी तादाद अगर कम हो जाए, यानी ये जो स्टैंडर्ड वैल्यू अपने लिखे हैं इससे कम अगर हो जाए तब इसको एरिथ्रोपेनिया कहा जाएगा, और अगर बढ़ जाए तो एरिथ्रोमिया, ऐसा पॉलीएरिथ्रोमिया कहा जाएगा। तो ये टर्म्स भी याद रखना है, ये कहाँ तैयार होते हैं ये याद रखना है। अब इसका इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है आरबीसीज की वो ये है कि इस आरबीसीज में जो है हमको पता है एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कीमय मादा है जिसको हीमोग्लोबिन हम कह रहे हैं। ये जो हीमोग्लोबिन है, ये हीमोग्लोबिन सबसे अहम किरदार, सबसे इम्पोर्टेंट रोल जो है ये अमल तनफुस में बॉडी के मुख्तलिफ हिस्सों तक ऑक्सीजन को पहुंचाना और बॉडी के मुख्तलिफ हिस्सों से कार्बन डाइऑक्साइड को जमा करने में अदा करता है। इससे पहले के पीरियड में मैंने आपको बताया था कि जो हीमोग्लोबिन है, ये हीमोग्लोबिन का जो रोल है वो ये इस ऑक्सीजन के साथ कीमियाई तामुल करेगा, ऑक्सी हीमोग्लोबिन में तब्दील हो जाएगा, और ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन वाला खून, ये जो ब्लड है, ये जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों तक, यानी अलग अलग हिस्सों तक इसको पहुँचाया जाएगा, और ये अलग अलग हिस्सों तक पहुँचाने के बाद वहाँ ऑक्सीजन का इस्तेमाल अमल तनफुस में होगा। अमल तनफुस के दौरान कार्बोहाइड्रेट को तोड़ा जाएगा, वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड तैयार होगा, और इस कार्बन डाइऑक्साइड को दोबारा ये हीमोग्लोबिन अपने पास लेगा, यानी उसके साथ कीमियाई तामुल करेगा, और ये कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन में तब्दील होगा। ये कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन वाला जो ब्लड है ये फिर दोबारा हार्ट में लाया जाएगा, हार्ट से फिर इसको लंग्स तक पहुंचाया जाएगा, और कार्बन डाइऑक्साइड को जिसमें से बाहर खारिज किया जाएगा। इस तरह से ये आरबीसीज के बारे में इतनी सारी चीज़ों को आप याद रखिए। ये किस तरह का होता है, इसकी तादाद कितनी होती है, इसका लाइफ स्पैन कितने दिन होता है, ये तैयार कहाँ होता है, इसके तैयारी के अमल को क्या कहते हैं, ज़्यादा हो जाए तब इसे क्या कहते हैं, कम हो जाए तब इसे क्या कहते हैं, इसमें सबसे अहम इंपॉर्टेंट कीमिया मादा कौन सा है और उसका अफ़ाल क्या है। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट, जिसे अपन WBCs कह रहे हैं। ये जो WBCs है इसको, जैसे हमने यहाँ इसको खून के सुर्ख ज़र्रात कहा, इसको खून के सफ़ेद ज़र्रात कहा जाएगा। इसको इरेथ्रोसाइट्स कहे थे, इसको ल्यूकोसाइट्स कहेंगे। याद रखिए, ये इरेथ्रोसाइट्स याद रखिए, ल्यूकोसाइट्स याद रखिए। अब इस WBCs के ताल्लुक से हमको कौन सी चीज़ें याद रखना है। जैसे ये आरबीसीज के ताल्लुक से हमने रखे हैं, इसको लिख लीजिए आप लोग। WBCs के ताल्लुक से कौन सी चीज़ें याद रखना है। सबसे पहली चीज़, ये जो खलियात है ये लार्ज है बनिस्बत आरबीसीज के, यानी आरबीसीज से बड़े होते हैं, ये लार्जर दैन आरबीसीज। ठीक है, यानी खून के जो सुर्ख ज़र्रात है उससे ये बड़े होते हैं। इसमें जो मरकज़ है, मुख्तलिफ इसकी किस्में आगे अपन देखेंगे इसको डिटेल में, वो अलग अलग मुख्तलिफ शक्लों में है, इसलिए उसको पॉलीन्यूक्लिएटेड कहा जाएगा। यानी न्यूक्लियस जो है तो कई शक्लों में पाया जाना, उसको पॉलीन्यूक्लिएटेड कहा जाएगा। इसकी जो खून के अंदर जो हरकत होती है उसको डायपेडेलिज्म या डायपेडेसिस ऐसा लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, याद रखिए। इसको भी बहुत बार ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि WBCs की हरकत को क्या कहते हैं। उसके बाद इसकी जो तादाद है, ये तादाद नियर अबाउट 5000 से 11000 पर क्यूबिक मिलीमीटर होगी। इसको याद रखिए, वहाँ वो मिलियंस में है, मेल में अलग फीमेल में अलग। इसके बाद जब ये जो WBCs है, ये WBCs की जब तादाद कम हो जाती है तो उसे ल्यूकोपेनिया ऐसा कहा गया। और अगर WBCs की तादाद बढ़ जाती है तो ल्यूकोसाइटोसिस। लेकिन ये जो तादाद है ये नॉर्मल किसी वजह से ये टेम्पररी होगी, आर्जी तौर पर बढ़ेगी। लेकिन अगर ये परमानेंट बढ़ती है तब उसे ल्यूकोमिया
कहा जाता है जिसे हम ब्लड कैंसर कहते हैं। यानी हमको पता है कि ब्लड कैंसर में जो है तो WBCs की तादाद बढ़ जाती है, RBCs की तादाद कम हो जाती है, और ये जो तादाद जब बढ़ जाएगी तो उसको ल्यूकोमिया कहा जाएगा और इसी को हम ब्लड कैंसर कहते हैं। तो WBCs के बारे में इतना भी याद रखें तो काफ़ी है, क्योंकि इसके बाद इसकी जो टाइप्स है उसको डिटेल में हमको पढ़ना है। तो इसकी जो टाइप्स है वो टाइप्स यहाँ मुख्तसर देखते हैं, फिर 1 बाय 1 एक के बाद एक उसे डिटेल हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। इसे भी नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। पहले ये जो WBCs है, इसे 2 हिस्सों में तकसीम किया गया है। एक को ग्रैनुलोसाइट्स और दूसरे अग्रैनुलोसाइट्स। ग्रैनुलोसाइट्स और अग्रैनुलोसाइट्स ये क्या होते हैं इसे आपको याद रखना है। ग्रैनुलोसाइट जो है तो इस तरह के WBCs के जिसके साइटोप्लाज्म में, खलवी माये में ग्रैनुल्स यानी ज़र्रात मौजूद हो, शफाफ उसका साइटोप्लाज्म नहीं होगा, क्लियर नहीं होगा। और अग्रैनुलोसाइट्स उसे कहेंगे कि जिसके अंदर ग्रैनुल्स नहीं हो, ग्रैनुल्स की मौजूदगी नहीं है, यानी छोटे छोटे ज़र्रात उसमें नहीं है। मतलब उसका जो साइटोप्लाज्म है, उसका जो खलवी माया है, वो खलवी माया शफाफ होगा, पहले वाले का शफाफ नहीं होगा। ये 2 टाइप्स इसकी याद रखना है। फिर इसमें पहले की 3 टाइप्स है, उसको वो जिस तरह का रंग, जिस तरह का कलर हासिल करते हैं उसमें उसको न्यूट्रोफिल्स यानी न्यूट्रल, अभी मैंने आपको असास, तेज़ाब और मोतदिल ये चीज़ें पढ़ाया। तो अगर कोई ऐसा रंग जो मोतदिल हो उससे अगर वो खलियात हासिल करते हैं तो उसको न्यूट्रो या न्यूट्रोफिल्स कहा जाएगा। अगर असास वाले रंग को, उसको डिटेल में अपन देखने वाले, असास वाले रंग को जब हासिल करेंगे तो बेसोफिल्स कहा जाएगा। और अगरचे वो तेज़ाबी कलर को या डाई को हासिल करते हैं तो इसिनोफिल्स कहा जाएगा। उसकी 2 टाइप्स है, एक को लिम्फोसाइट्स कहा जाता है और एक को मोनोसाइट्स कहा जाता है। फिर लिम्फोसाइट्स में फिर दो तीन अलग अलग उसकी टाइप्स है, टी लिम्फोसाइट्स वगैरह वगैरह, उसको अपन डिटेल में यहाँ पर पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो ये WBCs वाला जो टॉपिक है ये काफ़ी बड़ा टॉपिक है। तो इंशाल्लाह ये WBCs और ब्लड प्लेटलेट्स नेक्स्ट पीरियड में इसको अपन इंशाल्लाह ताला कंप्लीट कंटिन्यू करेंगे।